चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना। आज हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। चलिए देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वह कांस्टेंट मानेंगे, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप लोग जानते होंगे, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने एक्सेलरेशन से पुल करता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है, किससे डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने एक्सेलरेशन से पुल करता है उस एक्सेलरेशन का नाम क्या दिया जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे जी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू अगर लिखोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है ना। अब ये बताओ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कांस्टेंट है, बताया तो आपको थे वेरिएबल पहचानने के लिए। इसके साथ मान लो टी लगा हो, एस लगा हो, भी लगा हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, जो भी हो तब तो वेरिएबल हो जाता। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर है। चलिए, इसमें दो केस सिचुएशन डेवलप करेंगे, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। तो हम लोग दोनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपवर्ड मोशन देखते हैं हम लोग। अपवर्ड मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो आपको बताया गया था सेम टू सेम वही यहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन आप जानते हो ना वेक्टर क्वांटिटी का साइन होता है और साइन वेक्टर क्वांटिटी का रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ना कि मोशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए तो उस डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। जैसे देखो अपवर्ड मोशन में हम समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए किसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर गया और जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। थोड़ा साइन यहाँ पर देखो तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बताओ यहाँ साइन बताओ तो u का साइन कैसा होगा, अपर डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, क्या होगा, पॉजिटिव। v का साइन बताओ, अपर डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, भी पॉजिटिव हो गया। अच्छा g का साइन बताओ जी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, नेगेटिव हो गया, है ना। s का साइन बताओ, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर इसमें हम काइनेमेटिकल फार्मूला लिखना चाहेंगे तो जैसे फर्स्ट काइनेमेटिकल फार्मूला अपना होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। साइन रखो, साइन रखते हुए जैसे v का साइन कैसा है, पॉजिटिव, u का साइन कैसा है, पॉजिटिव, g का साइन कैसा होगा, एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा, नेगेटिव इंटू टी, है ना। चलो सेकेंड काइनेमेटिकल फार्मूला थोड़ा लिखो तो एस इज इक्वल टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का साइन देख करके बताओ हमें कैसा होगा, पॉजिटिव, यू का साइन बताओ पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन का साइन बताओ नेगेटिव, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन बता दो हमें, थर्ड वाला बताओ तो कितना होता है, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, है ना। इधर लिखते हैं, देखो v का साइन कैसा देख करके बताओ, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, u का साइन पॉजिटिव, देखो u का साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, अच्छा प्लस 2, एक्सेलरेशन का साइन कैसा है बताओ, नेगेटिव, तो माइनस जी लिख दिए।
और एस का साइन देखो तो यहाँ पर एस का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लिख दिए। बताओ क्या इक्वेशन हो गया, बी ए स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। और एक और काइनेमेटिकल इक्वेशन बताए थे ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में, क्या, टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, हाँ डिस्प्लेसमेंट का। जितने भी इसमें देख रहे हो सभी एस क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है ना। तो अगर एस लिखे हम डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड, तो उसका फार्मूला आपको याद होगा u प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए, है ना। साइन रखो तो x का साइन कैसा है, पॉजिटिव, u बताओ कैसा हो गया, पॉजिटिव, अच्छा प्लस हो गया 2t माइनस 1/2। अच्छा टाइम का भी साइन पुट करोगे क्या, नहीं, टाइम तो यार स्केलर क्वांटिटी है ना, उसका कहाँ डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होता भी है तो यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता, आप जानते हैं ना स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अच्छा अगर यहाँ पर a हो गया तो a का साइन कैसा होगा, नेगेटिव माइनस जी, तो a इक्वल टू बता फार्मूला u प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2t माइनस 1/2 इंटू जी। आई बात समझ में, यह है डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड। अपवर्ड मोशन में एक बात समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को, कि जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशन देख रहे हो उसमें जी वाला टर्म देख रहे हो कैसा हो रहा है, जी वाला टर्म कैसा है, नेगेटिव। तो याद रखना कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगता, तो अपवर्ड में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो आप चाहो तो डायरेक्टली जी का साइन नेगेटिव लेना है ना। देखो सारे इक्वेशन में जी वाले टर्म क्या है, नेगेटिव, लेकिन याद रखना है कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। कोई और फोर्स लग जाए या कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए साइन रखने में, या साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाए, तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन से ही काम करना है। नहीं तो साफ साफ याद रखो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो और अपवर्ड मोशन हो, कौन सा मोशन हो, अपवर्ड मोशन हो, तो जी वाले टर्म जो है वह नेगेटिव हो जाएगा। दिमाग में फिट करके लॉक कर दो उसको, निकलने मत दो, क्लियर है ना। चलिए, तो ये तो हम लोग अपवर्ड मोशन में देख लिए सारे इक्वेशन। अब थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा उसका देख लेते हैं, है ना। चलो तो इसे हम इरेज करते हैं, बिठा देते हैं, है ना। हाँ तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। चलिए अब डाउनवर्ड मोशन देख लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन समझो, यहाँ पर बॉल है, प्रोजेक्ट कर दिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी तो डाउनवर्ड ही लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अच्छा ये बताओ, दिमाग में पहले फिक्स करो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का साइन मोशन देख करके मत लगाना तुम, है ना, रेफरेंस देख करके लगाना है। कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया गया तो उस डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है, साफ साफ याद रखना है ना। नहीं तो तुम लोग करते क्या हो कि मोशन जिस डायरेक्शन में हो गया उस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव मान लेते हो, ऐसा नहीं करना, है ना। रेफरेंस एक बार फिक्स्ड करना है, फिर डायरेक्शन डिसाइड करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गलती होने लगेगा बनाने में, है ना। तो जैसे हम लोग जनरली अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो ये बताओ उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्टेड क्वांटिटी होगा उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। क्लियर ना। जैसे देखो यहाँ पर साइन बताओ पहले हमें,
यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। बताओ पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा? अरे अपवर्ड डायरेक्शन को क्या माने हैं? पॉजिटिव ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्टेड क्वांटिटी होगा क्या होगा? नेगेटिव होंगे। तो ये नेगेटिव हो गया। भी बताओ किधर क्यों रहे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव। एस बताओ किधर क्यों रहे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा जी का साइन बताओ तो। हाँ पॉजिटिव कहोगे, हम जानते हैं पॉजिटिव ही कहोगे, लेकिन याद रखना पॉजिटिव नहीं होगा। हम क्या बार बार बता रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का साइन जो होगा ना, वह डायरेक्शन देख करके मत लगाना। मोशन का डायरेक्शन देख करके नहीं लगाना है, रेफरेंस देख करके लगाना है। जैसे अपर डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव मान लिए तो उस डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी नेगेटिव होंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसमें काइनेमेटिकल फार्मूला लिखो। सारे काइनेमेटिकल फार्मूला लिखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का साइन बताओ, माइनस यू का साइन माइनस जी का साइन माइनस, अब सब माइनस माइनस कैंसिल हो करके प्लस हो गया। ठीक है। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखो तो एस इज इक्वल टू कितना होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। एस कैसा हो गया? नेगेटिव। यू कैसा हो गया? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव। सब नेगेटिव हो गया, सब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? आ रही बात समझ में साफ साफ? तो अब देखते हैं थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन बताओ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताओ जी, वी का साइन माइनस का स्क्वायर, यू का साइन बताओ कैसा हो गया? माइनस इसका स्क्वायर, 2 हो गया। एक्सेलरेशन का साइन माइनस और डिस्प्लेसमेंट का साइन देखो ये भी माइनस। तो माइनस भी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर क्या हो गया? यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया? 2g's। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ वाला इक्वेशन। बताओ फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड का, यही ना? तो डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड का फार्मूला याद करो, u प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए। ठीक है। चलो साइन रखते हैं, एस का साइन माइनस यू का साइन माइनस प्लस हो गया 2t माइनस 1/2 और एक्सेलरेशन का साइन भी माइनस। अब माइनस माइनस सब गया काम से। अब हो गया एस इजकल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू जी। ठीक है। तो यही 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन है और ये कब वैलिड होता है बताओ? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना? अब ये देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी काइनेमेटिकल फार्मूला फाइनल में देखो सारे टर्म क्या हैं? पॉजिटिव। और अपवर्ड डायरेक्शन में जी वाला टर्म नेगेटिव आ रहा था। क्लियर है ना? तो डाउनवर्ड में आएगा तो डायरेक्टली आप पॉजिटिव लिख सकते हो। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब जी वाला टर्म नेगेटिव लिखना है ना? अब मान लो कहीं अपवर्ड भी जा रहा है डाउनवर्ड भी आ रहा है, कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए आपको, तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम गलती होता है ना वह साइन के कारण होता है। किसके कारण गलती होता है? साइन के कारण ही गलती होता है। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए तो रेफरेंस सीधा मानना है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, है ना? अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन जितने भी डायरेक्टेड क्वांटिटी होंगे सब क्या होंगे? नेगेटिव, है ना? और फिर प्रॉपर काइनेमेटिकल फार्मूला लिखना है, साइन रखना है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डाउनवर्ड में सभी टर्म पॉजिटिव, अपवर्ड वाले में जी वाले टर्म क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। यही ना? आ रही बात समझ में? चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, फार्मूले हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना?
क्योंकि फार्मूला डायरेक्टली यूज होगा तो आपको फार्मूला याद रखना है ना। इसमें बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे जो डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। इससे क्या होगा, विद इन टाइम आप बहुत कम टाइम लेकर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए तो देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स। तो टर्म्स देखते हैं हम लोग। पहला टर्म है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट लिखते चलो, सब नोट बना लेना है ना, क्योंकि कोई भी बात सुनने से ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। नोट बना हुआ रहेगा आपको तो उसको कभी भी बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बॉल को हम यू स्पीड से अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर लिए। ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, धीरे 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 इसका स्पीड डिक्रीज करते 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 क्या हो जाएगा, 0। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगे 0। अब जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो और ऊपर ये नहीं जा सकता है। जब ऊपर और जा ही नहीं सकता है तो जितना डिस्टेंस गया वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? अब ये मैक्सिमम हाइट का हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं, है ना। एक बात मैक्सिमम हाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स करके लिखना है हम लोग को, है ना। बताओ मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टेड पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होता है, 0, है ना। तो पहला पॉइंट लिखो दो, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट velocity of projected particle is क्या, 0। ठीक है। अच्छा ये बताओ हमें सेकेंड पॉइंट में कि मैक्सिमम हाइट पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा क्या अर्थ अट्रैक्ट करना रोक देगा क्या? नहीं ना, मैक्सिमम हाइट पर भी तो लगता ही रहेगा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और तो उसको पुल करता ही रहेगा ना। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होंगे। एक्सेलरेशन तो जी था, जी रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा, जी तो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है, इसीलिए माइनस जी जैसे लग रहा था वैसा लगता रहेगा, है ना। तो लिख लेना है सेकेंड पॉइंट में, एट मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट में मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकालते हैं, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। चलो कैसे निकालोगे, देखो यहां पर U दिया है, भी 0 हो गया, G तो दिया हुआ है, U मालूम, भी मालूम, H निकालना है, S निकालना है, U दिया है, भी दिया है, G मालूम है, S निकालना है। बताओ कौन सा फार्मूला यूज करोगे, V² इक्वल टू U² प्लस 2S। ठीक है, हाँ तो हम अप्लाई करते हैं, V² इक्वल टू U²। अच्छा -2GS लिखे क्या जी, हाँ अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन में आपको समझाया ना, जी वाला टर्म क्या लेना है, नेगेटिव। चलिए तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 0। तो ये टर्म 0 हो गए, U तो U रहेगा ही, -2G S के जगह पर कितना हो जाएगा, H, तो यहाँ रख दिए। अब इधर नेगेटिव में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये U² हो गया। अब बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ, U² बाई, इधर से मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड,
तो एच का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। मैक्सिमम हाइट के बारे में इतनी पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। हो गया मैक्सिमम हाइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। फार्मूला याद रखना है एकदम, और सारे पॉइंट जो इसमें लिखवाएंगे ना वो सब भी आपको याद ही रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट जैसे मान लो यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर होगा, मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी कितना हो जाता है 0। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसका नाम है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, हम टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है ना। कैसे लिखोगे टाइम ऑफ एसेंट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिखो, लिख लो, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच maximum height from point of projection। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट, है ना। अब ये टाइम निकालना है, बताओ u मालूम, v मालूम, g मालूम, टाइम निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाया जी? हाँ, v इजकल टू यू माइनस जी टी लगा देना। माइनस क्यों लगा रहे हैं समझ में आ रहा है ना, अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो जी वाला टर्म बताए थे ना अभी कि नेगेटिव लेना है। चलिए तो ये हो गया 0, यू हो गया माइनस जी, और ये टाइम ऑफ एसेंट कह देते हैं। इधर माइनस है इधर आएगा प्लस हो गया इजकल टू यू, तो टाइम ऑफ एसेंट जो हो गया वह यू बाई जी, याद रखना है टाइम ऑफ एसेंट। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट के टर्म में भी निकाल लो, तो यही तो मैक्सिमम हाइट है, यही तो मैक्सिमम हाइट है। हम टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट के टर्म भी निकालना चाहते हैं, तो क्या करोगे बताओ जी? मैक्सिमम हाइट के टर्म में निकालना चाहते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा दे बताओ तो? यू मालूम, यहाँ तो भी 0 है ना, टी निकालना है, टी के टर्म में निकालना है क्योंकि टी ही निकालना है टाइम ऑफ एसेंट। कौन सा फॉर्मूला लगाए? एस इज इक्वल टू बंद कर दो, बंद कर दो, जनरेटर हुआ चलाएगा ना, उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं थोड़ा। चलो देखते हैं हम लोग इसमें टाइम ऑफ एसेंट तो निकाल लिए थे इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के फॉर्म में। जाना है, जाओ, हाँ काटना। अब चलिए टाइम ऑफ एसेंट हम लोग निकाल लिए किसके टर्म में? इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट के टर्म में टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाहते हैं।
किसके टर्म में? मैक्सिमम हाइट के टर्म में। क्लियर है ना? तो समझो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएं कि टाइम ऑफ एसेंट निकल जाए। यू मालूम है एज के टर्म में निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। अब ये बताओ, ये वाला फार्मूला लगा दे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मिल जाएगा क्या यहाँ से? मिल तो जाएगा, है ना? लेकिन हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ एसेंट। किसके टर्म में निकालना है बताओ? यू के टर्म। चलिए ओके, हाँ चलो, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। किसके टर्म में? इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में। हो गया टाइम ऑफ एसेंट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं टर्म। नेक्स्ट टर्म देखो, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट समझते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहेंगे? तो नेक्स्ट टर्म समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे मान लो यहां से कोई पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, है ना? कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तो पार्टिकल ऊपर जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद फिर से रिटर्न करेगा ऐसे आकर के यहाँ पर आएगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक आने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर ऐसे कहो कि प्रोजेक्टेड पार्टिकल जितने टाइम तक एयर में रहता है उस टाइम का नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट में एक टर्म लिख लेते हैं। लिखो, टाइम अप टू विच projected particle remain in air is known as time of flight। क्लियर है? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट में बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो यहीं से स्टार्ट हुआ है और फिर यहीं पर आ गया। बताओ जी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 ना। तो याद रखना है कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, है ना। चलिए तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का अब एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो ऐसा करो कि डिस्प्लेसमेंट 0 कर लेते हैं और वहाँ से जो टाइम मिलेगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखते हैं। अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो ऐसे, कितना लिखेंगे बताओ? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना। डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिए, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएंगे, एम इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0 नहीं हो सकता है। जब 0 नहीं हो सकता है तो आप इस टी को कैंसिल भी करा सकते हो। तो ये बताओ हमें कि हाफ जी टी इज इक्वल टू कितना हो गया?
यू, तो बताओ टी का वैल्यू कितना हो गया 2u/g, और इसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फार्मूला याद रखना है, कितना होता है 2u/g। तीन फार्मूला आपको बताए, मैक्सिमम हाइट u²/2g, टाइम ऑफ एसेंट u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। क्लियर है? यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। अब टाइम ऑफ एसेंट देख लिए, टाइम ऑफ डिसेंट देख लिए, अब टाइम ऑफ एसेंट देख लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिए, अब देखते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं, लिखते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, देखो समझो, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लगा उसका नाम टाइम ऑफ एसेंट है, और मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने का जो टाइम होगा उसका नाम टाइम ऑफ डिसेंट होगा, है ना। तो अगर टाइम ऑफ डिसेंट अगर डिफाइन करना है तो एक लाइन डिफाइन कर लेते हैं, लिखते चलो, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम height to point of projection is known as time of descent। क्या कहेंगे इसको? टाइम ऑफ डिसेंट। एक बात इसमें याद रखना है ना, अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करेंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करेंगे तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम हो जाएगा। कैसे? समझो यहाँ से, अब ये टाइम ऑफ एसेंट है और ये है टाइम ऑफ डिसेंट है ना। दोनों अगर ऐड कर दिया जाए, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएंगे ना। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला निकाल चुके हैं u/g, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है 2u/g। तो ये बताओ टाइम ऑफ डिसेंट अगर लिखना होगा, इधर प्लस है इधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो 2u/g माइनस u/g होंगे ना। तो ये बताओ यहाँ से कि टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा u/g। अब टाइम ऑफ एसेंट कितना है u/g, टाइम ऑफ डिसेंट कितना है u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u/g। अब ये बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? सेम है, लेकिन याद रखना है ये तब सेम होगा जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करेंगे, एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। अब कहोगे सर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, क्लियर ना। तो लेकिन यहाँ आप नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, इफ एयर रेजिस्टेंस is not considered, then time of ascent is equal to time of descent, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस नहीं लेंगे और क्या क्या हो सकता है वो समझते हैं। अभी तक आपको बताए हैं 4 टर्म बता दिए शायद। देखो पहला मैक्सिमम हाइट u²/2g, टाइम ऑफ एसेंट u/g, टाइम ऑफ डिसेंट u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g।
है ना। और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। क्लियर ना, आ रही बात समझ में। चलिए अब एक दो पॉइंट और हम लोग नोट करके समझेंगे, है ना। मिटा दे इसको, हाँ मिटा देते हैं। फार्मूला याद रखना है, ये सब फार्मूला डायरेक्टली यूज होगा। नेक्स्ट एक नोट करके पॉइंट लिखते हैं हम लोग, देखो नोट सेकंड ये होगा, लिखो इसको, अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करेंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करेंगे, तो सेम लेवल पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल सेम होता है। इस बात को पहले लिखो फिर समझाते हैं हम। लिखो, इफ एयर रेजिस्टेंस is not considered, then at same level a speed of projected particle remain same, a speed of projected particle remain same। कहने का मतलब समझो, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर दिए पार्टिकल को यू से, यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर स्पीड हो गया b, है ना। तो जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पर इसका स्पीड जो होगा वह v हो जाएगा, और यहाँ जो स्पीड होगा वह u हो जाएगा। सेम लेवल पर स्पीड सेम होता है। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि सेम लेवल पर वेलोसिटी भी सेम होगा क्या, तो सेम लेवल पर वेलोसिटी सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी सेम नहीं होंगे। क्या सेम होंगे, स्पीड सेम हो जाएंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रूव भी कर देते हैं, समझो तो थोड़ा सा। एक जैसे मान लो यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट h जा रहा है, मान लो v अप, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी। तुमसे यहाँ पर एक दो बात याद रखना है ना, एक दो फायदा का बात यहाँ पर होगा। यहाँ पर स्पीड बताना है जिसके लिए ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाए, है ना। यहाँ पर स्पीड बताना है जिसके लिए मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाए। तुमसे प्रॉब्लम में पूछता है बताओ कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट को रीच कर जाएगा, है ना। बताओ कौन सा फार्मूला लगाएं, b² इक्वल टू u² प्लस 2s। हालांकि माइनस लिख सकते थे, आप जानते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जी वाला टर्म क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल भी अप लिखे हो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव लिखेंगे, और h तो ऊपर की ओर है पॉजिटिव, है ना। तो ये बताओ हमको कि कितना स्पीड से आप प्रोजेक्ट कर दोगे कि वह मैक्सिमम हाइट एज अटेन कर लेगा। तो याद भी रखना है कितना, √2gh। क्लियर है। अब देखो समझो, अब यहाँ पर मान लो पहुँच गया, यहाँ पर तो स्पीड 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आएगा तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आ रहा होगा। अब ये बताओ कि यहाँ से जब ड्रॉप किया जाएगा तो यहाँ पर आने पर कितना स्पीड हो जाएगा, ये निकालना चाहते हैं, है ना। बताओ कौन सा फार्मूला यूज करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, सारे टर्म पॉजिटिव लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे बताओ, b² इक्वल टू u² प्लस 2gh। कोई दिक्कत नहीं ना, u तो 0 है, यहाँ तो vd है तो vt का स्क्वायर हो गया,
ये 0 हो गया, ये 2gh हो गए। तो बताओ Vd का वैल्यू कितना हो गया जी, अंडर रूट 2gh है ना। तो V अप अंडर रूट 2gh, V डाउन अंडर रूट 2gh। तो ये बताओ सेम लेवल पर स्पीड क्या हो गया, सेम हुआ कि नहीं। बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किए, जितने स्पीड से आप प्रोजेक्ट करोगे उतने ही स्पीड से रिटर्न करेगा। लेकिन ये कब होगा, जब एयर रेजिस्टेंस आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है, साफ साफ बात समझ में आ रही है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जितना स्पीड होगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगा जब वह सेम लेवल को रीच करेगा। इसीलिए ये वाला नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉब्लम बड़ा जल्दी बनता है ना। इक्वेशन 1 और 2 से आप साफ साफ देख रहे हो कि V अप और V डाउन दोनों सेम हो रहा है। V अप इज इक्वल टू VD। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया। चलिए आगे बढ़े। इस बात को थोड़ा सा यूज करते हुए एक प्रॉब्लम हम लोग बना लेते हैं, है ना। एक प्रॉब्लम बना लो इस पर, बहुत अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं इस पर, है ना। और बहुत जल्दी प्रॉब्लम बन जाता है। एक बात तो थोड़ा रटवा देते हैं फिर से। बताओ कितने स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम हाइट h पहुंच जाएगा, तो अंडर रूट 2gh। अगर यहाँ से h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो h हाइट बिलो अगर जाएगा, बताओ उसका कितना स्पीड होगा। h हाइट बिलो जाने पर अंडर रूट 2gh कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए तो इसको याद रखना है, कितने स्पीड से प्रोजेक्ट कर दे कि मैक्सिमम हाइट h जाएगा, अंडर रूट 2gh। बताओ h हाइट से ड्रॉप कर दिए, h हाइट बिलो जाने पर कितना स्पीड होगा, अंडर रूट 2gh। क्लियर है। तो चलो एक इसमें प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। लिखो प्रॉब्लम, ए पार्टिकल is projected vertically upward at half of the maximum height, half of the maximum height. Velocity of particle is 20 meter per second. Then find the maximum height. Find the maximum height, है ना। समझो प्रॉब्लम में कह रहा है क्या, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ से एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जाएगा, मैक्सिमम हाइट मान लो h है। प्रॉब्लम में कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर, कितने, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर इसका स्पीड दे दिया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा ये बता देना है। हम लोग जानते हैं, सुनो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सेम लेवल पर स्पीड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये बताओ हमको कि जब इधर से रिटर्न हो करके आएगा और जब यहाँ पर आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। निकालना है हमें क्या, ये वाला मैक्सिमम हाइट, यही ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओगे कितना होगा, h/2। तो ये वाला फार्मूला यूज कर ले, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh डाउनवर्ड में। तो v तो मालूम है कितना, 20 का स्क्वायर, u तो 0 हो गया, प्लस 2g, और h कितना बिलो आया है, h/2 कैंसिल कराओ,
20 इंटू 20, 10 इंटू एज, कैंसिल हो गया। एज का वैल्यू कितना हो गया? 40 मीटर, 40 मीटर, है ना। इसी में और भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है ना। कह देते बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो यू तो निकाल सकते हो, है ना। लिख ही लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें, है ना। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस प्रॉब्लम find time of flight, find time of flight। अब देखो मैक्सिमम हाइट तो आप निकाल चुके हो। मैक्सिमम हाइट कितना होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। अब मैक्सिमम हाइट का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए हो 40, देखो, और यू स्क्वायर और 2 इंटू 10। बताओ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 40 इंटू 20। यू का वैल्यू बताओ 40 इंटू 20। रूट बताओ तो यहाँ से, ये भी 20 इंटू 2 और ये भी 20, कितना हो गया? 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। गुड, ये सब तो आता है आपको। अब टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखते हैं? 2u बाई जी। 2 हो गया, u का वैल्यू बताओ, u का वैल्यू बताओ 20 रूट 2 और g का वैल्यू 10, कैंसिल हो गया। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 4 रूट 2 सेकेंड। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए, तो अभी बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, है ना। रेस्ट जो है वह नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझते हैं। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।